beta. In this diagram, beta is denoted by B. It is better if you draw the diagrams and write their explanations simultaneously. It will be easier for you to understand them. Okay, so beta, in this case B, ठीक है, its value is going to change. ठीक है, बीटा t की वैल्यू जो है, जो हम आंसर निकालते हैं बीटा की पावर t, जो रूट्स हम निकालते हैं, ठीक है, its value is going to change. ठीक है, why? Because t changes. t, it keeps on changing. It starts from 0. ठीक है, इंटीजर्स इसकी वैल्यू चेंज होती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो बीटा की पावर t इज दैट वैल्यू इज आल्सो गोइंग टू चेंज. ठीक है, बीटा कुड बी अ फ्रैक्शन, बीटा कुड बी अ रियल नंबर, बीटा कुड बी एन इंटीजर. ठीक है, कुछ भी हो सकता है बीटा. ठीक है, तो व्हाट वी डू इज to find out the time path. ठीक है, we look at the behavior of beta t as t's value increases. ठीक है, as t's value increases. ठीक है, so on the left hand side we have a number line. ठीक है, value of b. ठीक है, इसको ऐसे ही बना लो. वैल्यू इज +1 here, इससे ज्यादा की वैल्यू अपवर्ड्स है. ठीक है, देन नीचे जाते जाते इट बिकम्स 0, देन उससे नीचे जाते जाते इट बिकम्स -1. ओके, एंड फर्दर लेस देन -1. Okay, now see, whenever we have our complete solution, जो complete solution हमारा होता है, it looks like this: c beta की power t plus a particular integral. ठीक है, let's say the particular integral is denoted by yp, लिख लेते हैं इसको. ठीक है, so this whole equation, it shows your time path. ठीक है, सारे का सारा हमारा टाइम पाथ दिखाता है कि वो कैसे बिहेव करेगी वैल्यू yt की. ओके, बट दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल पर्टिकुलर इज, इसको पर्टिकुलर इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर इसकी वैल्यू t की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, सो दिस विल बी आवर सोल्यूशन. मतलब ये इक्विलिब्रियम वैल्यू होगी if t is value is equal to 0. ठीक है, so this whole value will range somewhere near yp. ठीक है, t की वैल्यू क्या होती है, बीटा की वैल्यू क्या होती है, उसका बिहेवियर क्या होता है. ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन में. ठीक है, so the particular solution basically expresses the equilibrium level of y. ठीक है, and the complementary function, ये जो complementary function है, deviations from that equilibrium. बिकॉज इसकी वजह से ही सारी बीटा की वैल्यू t की पावर एक्सपोनेंशियली जब हम ले रहे हैं, ठीक है, इट्स वैल्यू इज गोइंग टू चेंज, तो कंप्लीट सोल्यूशन चेंज होता रहेगा. ठीक है, नाउ बीटा की वैल्यू इट कैन रेंज फ्रॉम +∞ to -∞. ठीक है, +∞ से -∞ तक जा सकता है. ठीक है, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट
3 केसेस जहां वो -1 और +1 के बीच में या 0 है, ठीक है। ऑल इन ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 7 रीजन्स। ऑल इन ऑल 7 रीजन्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट द डायग्राम। वैल्यू +1 के ऊपर है, ठीक है। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ बीटा इट इज ग्रेटर देन +1 इस केस में। इफ इट इज +1, ठीक है, ग्रेटर देन +1 सॉरी, ठीक है। वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, y एक्सिस हमारा यहाँ पे है कहीं, ठीक है। +1 है तो t की वैल्यू जैसे से इंक्रीज होती रहेगी, इट्स वैल्यू इज गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इसका अपवर्ड मूवमेंट चलता रहेगा। इफ बीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड t इंक्रीजेस फ्रॉम 0 1 2 3 4, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज में इंक्रीज करता जा रहा है t, तो बीटा की वैल्यू जो है, बीटा t की वैल्यू, ठीक है, दिस इज बीटा t, इट्स वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। इसका स्टेटमेंट भी लिख लो साथ में। If b is greater than 1, b raised to the power t increases at an increasing rate as t increases, thus moving farther and farther away from the horizontal axis. Okay, assuming that b's value is equal to 3, then as t goes from 0 to 4, ठीक है, 0 to 4 मतलब t की 5 वैल्यूज हो गई हमारे पास, t is equal to 0, t is equal to 1, t is equal to 2, t is equal to 3 and t is equal to 4, ठीक है। बीटा t will be 1, 3 raised to the power 0 is 1, then 3 raised to the power 1 is 3, then 3 raised to the power 2 9, raised to the power 3 27, raised to the power 4 81, ठीक है। तो वैल्यू बीटा टी की जो है एक्स एक्सिस से दूर जाती रहेगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। Then coming to the second diagram, ठीक है। So in this case beta was greater than 1. Second case, हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे, दिस इज आवर y axis, this is our y axis. If beta's value is equal to 1, बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 रेज टू द पावर x हम लिखते होते हैं 1, ठीक है। बीटा 1 रेज टू द पावर x मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, t की वैल्यू कुछ भी हो जाए, इट विल रिमेन 1. सो बीटा t की लाइन इन दिस केस विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द x axis. This is your second case when beta is equal to 1, ठीक है। Then the third case where beta's value is less than 1. And greater than 0. Okay, in this case 1 से छोटी है, ठीक है, मतलब इस it will be some fraction, ठीक है, let's say 1/2, ठीक है, और 0.5, ठीक है। अब t की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ,
रेज टू द पावर 1 तो 1 रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। रेज टू द पावर 1 1/2 हो जाएगा। रेज टू द पावर 2 स्क्वायर करना है तो डिनोमिनेटर विल बिकम 1/4, ठीक है। तो 1/4 इज लेसर देन 1/2, और इंक्रीज करते जाओ 1/8 हो जाएगी। 1/8 इज लेसर देन 1/4, ठीक है। सो इफ बीटा इज लेस देन 1, its trajectory is going to be going downwards, ठीक है। मतलब towards the x axis, towards the x axis, ठीक है। Point number 3, if b is greater than 0 and less than 1, then b is a positive fraction and b raised to the power t decreases as t increases. t increase कर रहा है 0 1 2 3 4, drawing closer and closer to the horizontal axis but always remaining positive. 0 से तो ज्यादा ही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहती है उसकी, ठीक है। assume that b is equal to 1/3. Then as t goes from 0 to 4, beta या b raised to the power t की वैल्यू क्या होगी? 1 1/3 1/9 1/27. each successive fraction is a smaller value, ठीक है। मतलब हम x axis के पास पहुंचते जाएंगे, we never touch the x axis, बस उसके पास पहुंचते जाएंगे, ठीक है। Then the fourth case where b is equal to 0. It means हमारी जो बीटा t की वैल्यू है, it will coincide with the x axis. हमारा ये x axis ही है 0 से लेके t तक, ठीक है। तो if b is equal to 0, all the values of b raised to the power t will remain 0. This was your fourth case, ठीक है। Now interesting things happen. 0 से वैल्यू नीचे चली जाएगी, मतलब हमारे पास अब माइनस में वैल्यूज हैं सारी, ठीक है। केस नंबर 5, so in this case, एक सेकेंड, इसको ऐसे बना देता हूँ। So in this case b की वैल्यू कैसी है हमारी? b it is less than 0, ठीक है, but it is greater than -1. -1 से बड़ी है वैल्यू, ठीक है। It means that we have a negative fraction. Let's say 1/2 है, ठीक है। 1/2 जब t की वैल्यू 0 होगी, it will be 1, मतलब यहां से स्टार्ट किया। अब जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/2 raised to the power 1 will remain 1/2, but माइनस में है, ठीक है। तो its value is going to be here, ठीक है। जब हमने इसका स्क्वायर किया, when a value which has minus sign it is squared, तो माइनस रिमूव हो जाता, माइनस इंटू माइनस, ठीक है। we'll have 1/4, थर्ड स्टेज यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1/2 था, यहाँ पे 1/4 and again a negative sign, तो -1/8,
ठीक है, तो इट इज गोइंग टू ऑल्टरनेट, ठीक है, एक बार लाइन के ऊपर होगा, एक बार लाइन के नीचे होगी वैल्यू, ठीक है, एंड बिकॉज इट इज ग्रेटर देन -1, ठीक है, ग्रेटर देन -1 है वैल्यू, मतलब वैल्यू छोटी होती जाएगी और ज्यादा छोटी होती जाएगी, ठीक है, मतलब it will come closer to the x-axis. It will come closer to the x-axis. Let's look at the explanation. If b's value is greater than -1 and less than 0, then b is a negative fraction, which means that b raised to the power t will alternate in sign and draw closer and closer to the horizontal axis as t increases. Assuming b's value is equal to -1/3, then as t goes from 0 to 4, 5 values हैं t की, 0 होगा when t is equal to 0, value 1, then when it is raised to the t is equal to 1, same value b की -1/3, स्क्वायर हो गया, माइनस हट गया, क्यूब आ गया, माइनस फिर से आ गया, रेज टू द पावर 4 हो गया, 4 बार माइनस आया, इट बिकम्स अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू, एक बार नेगेटिव वैल्यू, वंस एक बार हम ऊपर के क्वाड्रेंट में है, एक बार हम नीचे के क्वाड्रेंट, सिंपल, ठीक है, दिस वाज द 5th केस. Sixth case, when b is equal to -1. -1 का सिंपल है, रेज टू द पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका एक्सिस कैसा होगा, दिस इज योर एक्सिस, -1 की वैल्यू है तो इट विल ऑल्टरनेट बिटवीन -1 एंड 1, ये +1 हो गया, यहाँ पे इट इज +1, यहाँ पे इट इज -1, तो इट विल कीप ऑन ऑल्टरनेटिंग, -1 की वैल्यू रेज टू द पावर एनीथिंग विल रिमेन either 1 +1 or -1, ठीक है, दिस वाज योर 6th case. 7th case, important one, when b's value is less than -1, नंबर लाइन से नीचे जा रहे हैं हम, ठीक है, when b's value is less than -1, okay, so this is your axis, ये आपका y axis हो गया, ये आपका x axis हो गया, ठीक है, बिकॉज -1 से बड़ा है, ठीक है, -1 से बड़ा, तो as t keeps on increasing, -1 से बड़ा है, let's say it is 3/2, ठीक है, एक बार वैल्यू तो आएगी इसकी 1 रेज़ टू द पावर 0 होगा, दूसरी बार इसकी आएगी -3/2, when raised to the power 2, when t is 2, okay, this will become 9/4, when raised to the power 3, ठीक है, t is equal to 0, t is 1, t is 2 here, ये t की वैल्यू, ये बीटा t की वैल्यू, when t is equal to 3, -27/16, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू ऑसिलेट, मतलब एक बार x एक्सिस के ऊपर होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक बार x एक्सिस के नीचे होगी, इट विल बी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, बट दिस फ्रैक्शन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मतलब एक बार 1 था, पॉजिटिव वैल्यू में अब 9/4 हो गया, विच इज ग्रेटर देन 1,
ठीक है, अगली वैल्यू में इट विल बी ग्रेटर 81/32, ठीक है, वो और भी बड़ा नंबर होगा, ठीक है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के दूर जाती रहेगी वैल्यू, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, if b is less than -1, then b raised to the power t will oscillate and move farther and farther away from the horizontal axis, assuming b's value to be -3, ठीक है, then b raised to the power t will be 1, -3, 9, -27, 81 as t goes from 0 to 4, as t goes from 0 to 4. Are these cases clear to everybody? 7 के 7 regions सबको clear है? If anybody has a doubt, please ask. I will post this explanation along with the diagram. Anybody wants to see the diagrams again? सर अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तब क्लियर ज्यादा हो जाएगा, मतलब नहीं, तब नहीं क्लियर होगा, then it won't be clear ना, मैं तभी पूछ रहा हूँ, it should be clear now. क्वेश्चंस में हम इतनी डिटेल में वापस नहीं आएंगे, ठीक है, मैं तभी एग्जांपल देके बता रहा हूँ. We are interested in calculating beta's value, ठीक है, we are interested in calculating beta's value. बीटा की वैल्यू जो भी आती है, ठीक है, it will range between -infinity and +infinity, ठीक है. हमारे पास आंसर में हमेशा ऐसा कुछ आता है कंप्लीट सोल्यूशन में, c इंटू कॉन्स्टेंट जो हम निकालते हैं इंटू बीटा रेज टू द पावर t, ठीक है. वी आर इंटरेस्टेड इन दिस नंबर, हम बीटा रेज टू द पावर t की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है. व्हेन वी आर कंसर्न्ड अबाउट द नेचर ऑफ द टाइम पाथ, वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा रेज टू द पावर t इज वैल्यू. हमारे पास बीटा की एक वैल्यू तो निकालते आए हम, रूट्स जो भी निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में. t की वैल्यू इज, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, वी आर डीलिंग विद डिस्क्रीट इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है. कंटिन्यूअस डेटा रेट ऑफ चेंज की बात नहीं कर रहे. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y as t increases from 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है. तो लेट्स से y यहाँ पे है, ठीक है, t's are independent variable, y's value is dependent on t, ठीक है. तो जैसे b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है, व्हाट इज बीटा t गोइंग टू बी, ठीक है. बीटा t की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, दीज डायग्राम्स आर अबाउट दैट, ठीक है. ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाले, बट in your questions you will be explicitly asked to state the nature of the time path. वो oscillatory है, non oscillatory है, does it converge towards the axis or does it diverge from the axis, या फिर explosive है कि dampened है. explosive का मतलब axis से दूर चले जाना, dampened का मतलब axis के पास आ जाना, ठीक है. that is why these diagrams are important. बीटा की आपको बीटा टी की बिहेवियर के बारे में आपको इन्हीं डायग्राम से पता चलेगा, क्वेश्चंस में नहीं पता चलेगा, ठीक है. बट स्टिल ये सारी चीजें टाइम लेंगे चलो समझने में आपको. मेन थिंग विच यू मस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस आर दीज 4 पॉइंट्स, ठीक है. दीज 4 पॉइंट्स विल हेल्प यू इन सॉल्विंग योर क्वेश्चंस, ठीक है. तो 7 रीजन्स में से हम, if we have to talk about the behavior of the time path, ठीक है, we will be looking if b's value is greater than or less than 0, ठीक है. अगर वो less than 0 है तो इसका मतलब oscillate करता है, बीटा b is less than 0, oscillates मतलब
एक्स एक्सिस के पास नहीं आने वाला वो, ठीक है, एक्स एक्सिस के पास वो नहीं आने वाला, ठीक है। सर इसमें वैल्यूज कैसे होती हैं? जैसे उस वाले केस में तो x y की में सबस्क्रिप्ट x-1 फिर y x और ऐसे से चलती रहती है वो, तो इस वो केस में कैसे होगी वैल्यू? हमारा फाइनल आंसर है, दैट इज जस्ट अ फाइनल आंसर। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। इसका एक सेकंड, आंसर कहाँ है? कंप्लीट सोल्यूशन हमारा इस केस में ये आ जाता है, ठीक है। ये हमारा अब तक हम यहीं तक करते जा रहे थे, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर कंसर्न्ड विद इज दिस नंबर 1.5, जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कांस्टेंट के साथ जो हम बीटा की वैल्यू निकाल के रखते हैं, हमें इससे अब मतलब है इसकी वैल्यू क्या है। इज इट ग्रेटर देन 0, इज इट लेस देन 0, मॉड लगा के इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ठीक है। वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस वैल्यू ओनली, ठीक है। हाँ जी, so if the value is greater than 0, time path is non-oscillating, मतलब it does not fluctuate, ठीक है, it does not fluctuate, ठीक है, between the first quadrant and the second quadrant, मतलब +1 -1 वाली वैल्यूज के बीच में वो ऑसिलेट नहीं करता, फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है। इफ इट इज लेस देन 0, जैसे हमने केस में देखा, if it is less than 0, one value will be positive, the second one will be negative, third will be positive, and fourth will again be negative, ठीक है। मतलब oscillates between a plus and a negative value, a positive and a negative value के बीच में जब वो fluctuate करती जा रही है, it means that the time path oscillates. बीटा less than 0 का मतलब हमारा डायग्राम नंबर रीजन नंबर 5 and रीजन नंबर 6, ठीक है ना, बिकॉज रीजन नंबर 7 एज वेल, ठीक है। वैल्यू ऑसिलेट करती रहती है, एक वैल्यू प्लस में चलेगी, एक वैल्यू माइनस में चलेगी, 0 से तो नीचे ये वैल्यू, चाहे वो -1 नहीं हो, चाहे वो -1 से ज्यादा छोटी वैल्यू, ठीक है। तो चाहे वो पास आ रही है एक्स एक्सिस के, चाहे वो दूर जा रही है एक्स एक्सिस के, डज नॉट मैटर, what matters is it is fluctuating between one positive value and one negative value, ऐसा ही होता रहता है, टाइम पाथ इज ऑसिलेटिंग, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो ऑसिलेट तो कर ही नहीं रही, मतलब फ्लक्चुएट नहीं कर रही, वो नीचे जा रही है तो नीचे ही जा रही है। इफ इट इज कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, इफ इट इज गोइंग अपवर्ड्स, इट इज गोइंग अपवर्ड्स ओनली, वो अपना रूट चेंज करके नीचे नहीं उसका आ जाती, ठीक है। सो बीटा लेस देन 0, it means that the time path oscillates. If beta's value is greater than 0, it means that it is not fluctuating, which means it is not oscillating, ठीक है। हमने फ्लक्चुएशन की जगह ऑसिलेशन लिखना है, ठीक है। फ्लक्चुएशन पेपर में नहीं लिखना, हमने ऑसिलेशन लिखना है, इकोनॉमिक्स में ऑसिलेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ इन केस, एक्सक्यूज मी सर, सर ये सब यस सर, सर ये सब कॉबवेब थ्योरी से है सब कुछ रिलेटेड? थ्योरी से आई टोल्ड यू, आई अपना म्यूट करना, थैंक यू। आई टोल्ड यू इकोनॉमिक एप्लीकेशंस इसकी हमारी 4 जगह लग रही हैं, ठीक है। ये 4 जगह पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द इनकम, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस पीरियड, व्हाट विल बी द इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द प्रीवियस पीरियड, व्हाट विल बी द कंजम्पशन बेस्ड ऑन द प्रीवियस पीरियड, ठीक है। एंड उसके बाद जब हम ग्रोथ मॉडल की बात भी करते हैं कि हैरड्स मॉडल सेज कि सेविंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
saving is important and it should equal investment. Planned saving should be equal planned investment. ठीक है, वहां पे इसकी एप्लीकेशन है. देन मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर प्रिंसिपल में भी इसकी है कि हाउ इनकम्स इंक्रीज. ठीक है, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर लगा के. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर थ्योरी से इसकी ओरिजिन नहीं है. ठीक है, इट इज एप्लीकेबल मेनी इन मेनी प्लेसेस. ठीक है, चार तो मैंने कल लिखवाई दी थी, उनमें इसकी एप्लीकेशन. ओके, नाउ मॉड की वैल्यू, इफ बी मॉड मतलब प्लस साइन है तो बहुत अच्छी बात है. इफ इट इज माइनस देन मॉड लगा के हम उसको प्लस की तरह कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो इफ सम वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, इग्नोरिंग द माइनस साइन, इफ सम वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, हमारा डायग्राम कौन सा एप्लीकेबल हो जाता है? पहले वाला, मॉड लगा दो, it will go upwards, which means that it is explosive. It diverges from the x-axis. It diverges from the x-axis. ठीक है, so the time path explodes. ठीक है, और diverges, ऐसे लिख लो. Second case, when beta mod beta is less than 1, time path dampens, मतलब एक्सिस के पास आती रहती है और converges. ठीक है, मॉड बीटा लेस देन 1 का डायग्राम कौन सा हमारा? ये वाला. mod beta less than 1. mod beta यहाँ पे लग रहा है हमारा रीजन 3. ठीक है, तो एज इट्स वैल्यू इंक्रीजेस, ठीक है, टी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है. लेस देन 1 है मतलब हम कन्वर्ज करते जाते हैं एक्सिस की तरफ, टी की तरफ. वी कीप कमिंग क्लोजर टू टी. ठीक है, कन्वर्जेस को हम डैम्पन्स भी लिख सकते हैं कि इसका बिहेवियर जो है, देखो पहले डिफरेंस वाज वेरी मच, इट इज डिक्रीजिंग एवरी टाइम टी इज वैल्यू इंक्रीजेस. आगे जाके ये और छोटा छोटा होता जाएगा. ठीक है, फॉर एवरी सक्सेसिव वैल्यू ऑफ टी, बीटा टी इज अ लेसर वैल्यू. ठीक है, फॉर योर क्वेश्चंस यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज 4 पॉइंट्स. हमारे पास वैल्यू जब होगी, वी हैव टू लुक एट वेदर इट इज ग्रेटर देन और लेस देन 0. हमारे पास जब बीटा की वैल्यू होगी, वी हैव टू चेक वेदर मॉड बीटा इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. ठीक है, सो व्हेन यू कैलकुलेट योर आंसर, इन दिस केस, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वी आर लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ 1 बीटा विच इज 1.5. ठीक है, आंसर लिखने के बाद टाइम पाथ ऑफ y, वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ स्टेबिलिटी. बीटा's वैल्यू इज 1.5. एक तो 0 से बड़ी है वैल्यू. ठीक है, फिर हमें देखना है कि वो मॉड बीटा इज इट ग्रेटर देन और लेस देन 1. ठीक है, इन दिस केस ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, तो हमारे पास अगर ये वैल्यू है, ठीक है, इट मींस कि वो ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी के बारे में बता देगा. ठीक है, बीटा ग्रेटर देन लेस देन 0 का मतलब ऑसिलेशन के बारे में बताएगा कि वो है कि नहीं. ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 0, which means that it is नॉन ऑसिलेटरी. ठीक है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, वो बढ़ती जा रही है वैल्यू, या वो डिक्रीज होती जा रही है, बट वो अप डाउन वैल्यूज नहीं आ रही है उसकी. ठीक है, second case, when we compare it with 1, mod beta is compared with 1, we talk about is it going
away from the axis और closer to the axis. Greater than 1 है मतलब it will diverge from the axis, मतलब वो उसका explosive nature है. As t increases, axis से दूर जाती रहेगी, axis से वो दूर जाती रहेगी, ठीक है. बिकॉज वो एक्सिस से दूर जाती रहेगी, इट मीन्स दैट उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी, देयर विल बी नो स्टेबिलिटी, ठीक है. वी आर कंसर्न्ड अबाउट द नेचर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है. वो एक्सप्लोसिव है कि वो डैम्पन्ड है, और इन अदर वर्ड्स कन्वर्जेंट है, सॉरी डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, ठीक है. अगर वो कन्वर्जेंट है मतलब वो एक्चुअल इक्विलिब्रियम वैल्यू के पास आती जा रही है. अगर वो डाइवर्जेंट है मतलब वो इक्विलिब्रियम वैल्यू से दूर जाती जा रही है. इट मींस दैट देयर इज नो डायनामिक स्टेबिलिटी. Are these 4 points clear to everybody? I'll post the diagrams, I'll post this explanation. अभी questions करेंगे, ठीक है. What you need to remember is अगर बीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, it is non-oscillating, मतलब it does not fluctuate. It does not fluctuate, ठीक है. If b's value is less than 0, it means that it fluctuates between a positive value and a negative value, ठीक है. फ्लक्चुएट कर रही है प्लस और माइनस में, मतलब वो ऑसिलेट कर रही है, ठीक है. पहले 0 से उसको कंपेयर करना है, ऑसिलेटिंग नॉन ऑसिलेटिंग पता चल जाएगा. देन मॉड लगा के 1 के साथ चेक करना है. इफ इट इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई भी फ्रैक्शन भी ले लो या इंटीजर ले लो, 3 ले लो, 3 9 सॉरी 1 3 9 27 81, ठीक है. वैल्यू एक्सप्लोड्स, ठीक है, डाइवर्जेस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम वैल्यू. लेस देन 1 है मतलब फ्रैक्शन है, ठीक है. मॉड का मतलब 0 और 1 के बीच में होगी, मॉड का मतलब 0 और 1 के बीच में, ठीक है. इट डैम्पन्स और कन्वर्जेस. 1 का मतलब ऊपर तो 0.1 0.2 0.3, ठीक है, या 1/10 1/5 ऐसे करके कोई भी अगर फ्रैक्शन है, स्क्वायर क्यूब रूट निकालते जाओगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी. इट मींस एक्स एक्सिस के पास वो कन्वर्ज करती जाएगी, इट विल मूव टुवर्ड्स द एक्सिस, ठीक है. एनीबॉडी हैज, मतलब थोड़ा बहुत समझ आ गया, दैट इज फाइन. किसी को कुछ भी नहीं समझ आया तो प्लीज टेल मी राइट नाउ. We'll revise this next week. अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज टेल मी राइट नाउ, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके 2 पार्ट्स में आता है. यू हैव टू अटेम्प्ट एन इकोनॉमिक एप्लीकेशन एज वेल. वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि वो उसका बिहेवियर क्या है. इज इट ऑसिलेटिंग, इज इट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. Shall I start with the questions? I'm getting the feeling कि किसी को कुछ नहीं समझ आया अभी तक. हाँ जी.